हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्नेहल सोनताटे हूँ। आई एम अ डेप्यूटी हेड ऑफ द मेडिकल ऑफिसर एट द वर्किंग एट न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ आशा इको फाउंडेशन टू। मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ दैट इज रिगार्डिंग द पेक ट्यूब केयर इन ALS MND पेशेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेक ट्यूब मतलब क्या होता है? पेक ट्यूब इज अ परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी, जिसके अंदर हम लोग एंडोस्कोप के थ्रू ट्यूब इंजेक्ट की जाती है दैट गोज टू द माउथ टू दी इनटू द स्टमक, और फिर एब्डोमेन वॉल से एक सूचरिंग कट करके वहां पे पेक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। सो पेक ट्यूब का पूरा अगर आप देखा जाए तो मीनिंग है पेक, दैट मीन्स P फॉर परक्यूटेनियस, दैट मीन्स थ्रू द स्किन। एंडोस्कोपिक मीन्स यूजिंग एन एंडोस्कोप और फ्लेक्सिबल ट्यूब की सहायता से किया जाता है टू व्यू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड गैस्ट्रोटॉमी का मतलब है ओपनिंग इनटू द स्टमक। तो ये पेक ट्यूब इस तरह से होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दी ALS डिसऑर्डर। ALS का पूरा नाम है अमेलोट्रोपिक लेप्टोस्क्लेरोसिस, विच इज अ मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ डिसऑर्डर। इसमें देखा जाता है कि स्लोली ऑल द मोटर एक्शंस जो होते हैं दैट गेट डिटोरिएटेड, लाइक जैसे कि चूइंग है, देन ब्रीदिंग है, देन सॉलोइंग है, वॉकिंग है। ये सब चीजों में देखा जाता है, पेशेंट में डिटोरिएशन देखा जाता है। पेक ट्यूब अभी हम किस तरह से की जाती है, जैसे कि मैंने कहा इट्स अ परक्यूटेनियस मींस थ्रू स्किन के थ्रू, और एंडोस्कोपिक मत एंडोस्कोप के थ्रू सहायता से किया जाता है। तो एंडोस्कोप थ्रू माउथ हमारे लाइक जीआर ट्रैक में डाला जाता है टिल स्टमक। एंडोस्कोप के टिप के यहाँ पर एक लाइट होती है जो विजुलाइज की जा सकती है हमारे एब्डोमिनल वॉल पे। जहां पे वो विजुलाइज की जाती है लाइट, वहां पे फिर वो ट्यूब इंसर्ट की जाती है। तो जैसे कि मैं अभी आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, तो इसमें आप अभी देख सकते हैं दिस इज द स्किन, ये है एक्सटर्नल अडेप्टर है, ये ट्यूबिंग क्लैम्प है और ये अडेप्टर है, और दिस इज इनसाइड द स्टमक। तो ये जो है इससे ये इनसाइड रहता है स्टमक के, यहाँ पे ये एक्सटर्नल बम्पर कहा जाता है, दिस इज इंटरनल बम्पर है, और ये हमारा स्टमक कैविटी है। तो इसके थ्रू यहाँ पे डिफ्लेट किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है सो दैट ये ट्यूब बाहर निकली ना जाए। तो ये पेक ट्यूब है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि पेक ट्यूब हम कब करवाने सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कहा मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में जैसे हमने देखा गया है कि सॉलिंग डिफिकल्टीज होती है, इस वजह से देयर में बी अ चांसेस ऑफ गेटिंग द एस्पिरेशन। तो जब कभी भी कोई भी डिसऑर्डर में रिलेटेड विद एनी क्लिनिकल थिंग्स लाइक स्ट्रोक होता है, अदर देन दिस एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि देखा गया है सेरेब्रल पाल्सी भी है जिसमें देखा गया है बच्चों में सॉलिंग डिफिकल्टी होता है विच लीड्स टू दी एस्पिरेशन। तो ये कंडीशन में हम पेक ट्यूब के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी चीज है जहां पर देखा जाता है कि हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रेशन के सिम्टम्स है, ड्राई स्किन होती है, प्लस जहां पे इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है वहां पे पेक ट्यूब के बारे में सोचा जा सकता है। प्लस देखा जाता है कि जहाँ पे ईटिंग टाइम जो है, समझ लीजिए हम जब खाना खाते हैं उस टाइम का जो समय है इट टेक्स मोर देन विच इज रिक्वायर्ड, और खाना खाते वक्त अगर आपको फटीग लग रहा है, अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है, तो उस टाइम पे हम पेक ट्यूब के बारे में सोचा जा सकता है। प्लस जैसे मैंने बताया डिस्पेजिया है, मतलब डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होती है। तो जो भी डिसऑर्डर्स है जिनमें डिफिकल्टी इन सॉलोइंग है और विच लीड्स टू दी एक्सट्रीम वेट लॉस, समझ लीजिए वेट लॉस इफ इट इज more than 10% of your body weight, definitely it's been research में देखा गया है, बताया गया है कि उस टाइम पे पेक ट्यूब डलवाना ज्यादा जरूरी है। ओके और whenever there is a malnutrition होता है just because of the less absorption, and other thing is also the lung capacity, हमारी लंग की कैपेसिटी है वो अगर फॉल होती है, that is forced vital capacity, if it is less than 50%, definitely at that time one should think about the पेक ट्यूब। अब पेक ट्यूब जब डलवाते हैं उसके बाद हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है किस तरह से उसकी केयर लेना जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेक ट्यूब जो होती है जब कभी भी आप उसको यूज करेंगे, उसको यूज करने के पहले और यूज करने के बाद क्लीन योर हैंड विद सोप एंड विद द वाटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लीनिनेस विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो इस वजह से इन्फेक्शन ना हो इसका हमें ख्याल रखना जरूरी होता है। तो फर्स्ट जब कभी भी आप पेक ट्यूब को यूज करना चाहेंगे उस टाइम पे बिफोर एंड आफ्टर द यूज ऑफ द पेक ट्यूब हाथों को हमें साफ करना है विद द सोप एंड विद द वाटर। सेकेंड थिंग, जब कभी भी पेक ट्यूब फीड दिया जाता है उसके देने के पहले और आफ्टर हमेशा हमें फ्लश करना है। तो फ्लश किया जाता है, सिरिंज होती है जैसे 60 ml सिरिंज है, 30 ml 60 ml जो 50 ml सिरिंज है,
तो आप 30 ml लिक्विड प्लेन वाटर लेके आप उसको फ्लश कर सकते हैं बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर द फीडिंग। ये करने का रीजन ये है कि सो दैट पेट ट्यूब फिर ब्लॉक ना हो जो भी हम फीड देते हैं उसके बाद। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट ट्यूब जब फीडिंग देते हैं उस टाइम पे ख्याल रखना जरूरी है कि पेट ट्यूब ये ब्लॉक ना हो, जिसे क्लॉक कहा जाता है। जैसे कि कोई फीड दे रहे हैं या कोई फॉर्मूला फीड है, उस वजह से देखा जा सकता है कि पेट ट्यूब कभी कोई ब्लॉक होती है, तो उस टाइम पे हमें कोई वायर या इस तरह का कोई चीज डाल के उसे अनब्लॉक नहीं करना है। जब कभी भी पेट ट्यूब अगर ब्लॉक होती है इनकेस, तो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, ऑलवेज यू हैव टू फ्लश विद दी वाटर, द प्लेन वाटर यू कैन टेक, या गर्म पानी को ठंडा करके आप रख सकते हैं एंड दैट यू कैन यूटिलाइज नियर अबाउट 60 ml ऑफ पानी आप डाल सकते हैं सिरिंज की सहायता से पेट ट्यूब के यहाँ पर, सो दैट फ्लश हो जाए और वो जो क्लॉक है, जो भी कुछ उसमें ब्लॉक हुआ है, वो आसानी से निकल जाए। ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर इनकेस ये नहीं होता है तो प्लीज आप आपके जो डॉक्टर है उनसे आप प्लीज इस बारे में एडवाइस ले लीजिए कि ये करने के बावजूद भी पेट ट्यूब अगर ब्लॉक है तो आगे क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक ब्रश भी होते हैं जिसकी सहायता से हम वो पेट ट्यूब को क्लीन कर सकते हैं, तो वो एक है। और पेट ट्यूब जो होती है हमेशा डेली हमें चेक करना है कि पेट ट्यूब का लेंथ कितना है। जैसे कि पेट ट्यूब जब हम डलवाते हैं उसके पे कुछ मार्किंग्स लिखी होती है, जैसे कि 1 2 3 समझ लीजिए एग्जाम्पल। जब पेट ट्यूब हम डलवाते हैं, समझ लीजिए अगर यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, अगर यहाँ पर अगर मार्किंग अगर समझ लीजिए पेट ट्यूब पे यहाँ पे 3 मार्किंग है और आप डेली चेक कर रहे हैं, अगर पेट ट्यूब पे आपने देखा कि नेक्स्ट डे पे मार्किंग अगर उसका 2 है, मतलब ये पेट ट्यूब बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है। प्लस अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मार्किंग अगर 3 है और अगर आप नेक्स्ट डे देखते हैं कि पेट ट्यूब पे मार्किंग 4 तक आ गई है, जो यहाँ बम्पर पे यहाँ पे दिखाई देती है, तो मतलब पेट ट्यूब अंदर जा रही है। तो ये दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। पेट ट्यूब को हमें उस टाइम पे फिक्स करवाना जरूरी होता है। तो अगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेट ट्यूब जब आप फीड देते हैं उस टाइम पे ये जो मार्किंग है उस पर भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब कभी भी ये जो बम्पर, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, ये जो बम्पर है, ये जो हमारे स्किन को अटैच होता है, ये बम्पर भी देखना जरूरी होता है कि हमारी स्किन को ज्यादा टाइट भी ना हो, ज्यादा लूज भी ना हो। अगर टाइट होता है तो ऑब्वियसली इट विल कॉज इरिटेशन, फ्रिक्शन हो सकता है, वहां पे रेडनेस हो सकती है, और ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीजें आपको उस समय आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब कभी भी आप पेट ट्यूब क्लीन करते हैं उस टाइम पे हमेशा आइदर यूज सम स्टेराइल थिंग्स, लाइक जैसे कि कुछ अल्कोहल पैड होता है, आप ये जो बम्पर है या पेट ट्यूब के सहायक वहां पर आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपको प्रिकॉशन लेना है जब कभी भी। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जब पेट ट्यूब फीड दी जाती है उस टाइम पे हमेशा यू हैव टू सिट अप राइट लाइक दिस, कभी भी इन लाइन डाउन पोजिशन में फीड नहीं देना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर ऐसा दिया जाता है इन केस, तो देयर में बी रिफ्लक्स may occur and probably patient may have a vomiting, or probably it may also goes to the respiratory passage and that may cause an aspiration. So हमेशा हमें वो ख्याल रखना है। और इनफैक्ट पेट ट्यूब फीडिंग होने के बाद भी हमेशा एटलीस्ट 30 to 40 minutes तक we have to sit like this so that again वापस रिफ्लेक्स ना हो। इस वजह से हमेशा पेट ट्यूब का जो एंड है आपको हमेशा टैप वाटर या क्लीन क्लोथ से हमेशा आपको क्लीन करना है। पेट ट्यूब की जो ये एंडिंग है जहाँ पे हम सिरिंज अटैच कराते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना है कि वो कहीं पे भी मतलब अनस्टेराइल ना हो, उसको हमेशा क्लीन करके इसे क्लोज करना जरूरी होता है। प्लस पेट ट्यूब भी जो होती है जहाँ हमारे स्किन को पार्ट को अटैच होता है, हमेशा यू हैव टू रोटेट द पेट ट्यूब आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। तो हमेशा वो भी हमें उस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। समटाइम जब पेट ट्यूब न्यू होती है उस टाइम पे ऑब्वियसली वहां पे ड्रेसिंग होती है, लाइक जैसे कि ड्रेसिंग हमेशा की जाती है। जब तक लीकेज है वहां पर तब तक पेट ट्यूब के यहाँ पर ड्रेसिंग की जरूरत हो सकती है। बट एक बार अगर लीकेज नहीं है, वो वुंड अगर क्लीन है, तो ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है वहां पर। उसके नई नई जो पेट ट्यूब डलवाई जाती है तो कम से कम एक 3 से 4 दिन थोड़ा सा लगता है पेट ट्यूब की जो वुंड है उसको हील होने के लिए। ऑब्वियसली अगर वुंड हील नहीं हो रही है या उसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप प्लीज आपके जो डॉक्टर है उनसे आपको उस बारे में एडवाइस लेना जरूरी होता है। अभी कुछ लोगों को ये भी सवाल होता है कि पेट ट्यूब डाली है तो हम
कितने दिनों के बाद नहा सकते हैं। तो नहाना इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग बिकॉज इट विल क्लीन आवर बॉडी एंड ऑल दिस थिंग। तो बेदिंग ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग विच विल मेक द पेट टू क्लीन एंड ऑल, वो आप कर सकते हैं। अभी पेट ट्यूब साइड पे इन्फेक्शन ना हो, इसलिए कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन हुआ तो हमें कैसा पता चलेगा? तो इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि देखा जाता है वहां पे जो साइट है पेट ट्यूब की, वहां पर कभी आपको कुछ इन्फ्लेमेशन देख सकता है, मतलब कोई सूजन आ सकती है, वहां पर रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, प्रोबेबली एक्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ रैश भी हो सकती है, या फीवर भी हो सकता है। तो जब नई नई प्रोसीजर होती है पेट ट्यूब की, वहां पे शायद से पेन या हल्का रेडनेस होना स्वाभाविक है। बट वही अगर साथ में उसके फीवर हो या वहां पे डिस्चार्ज हो पेट ट्यूब के साइड के यहाँ पर, और अलोंग विद दैट वहां जो डिस्चार्ज है उसका अगर कोई फाउल स्मेलिंग है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको वो इन्फेक्शन समझ के उस लिए आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जब कभी भी पेट ट्यूब लगाई जाती है तो जहां पे स्किन को अटैच होता है वहां पर कभी कोई हाइपर ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो कभी होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि दैट इज ए इन्फेक्शन, बट ऐसा नहीं कि हर टाइम जब हाइपर ग्रैनुलेशन टिश्यूज होती है तो दैट इज इन्फेक्टेड। तो प्लीज उस बारे में भी आप ख्याल रखिएगा। अगर हाइपर ग्रैनुलेशन टिश्यू है बट अगर पेशेंट को ना फीवर है या कुछ सिम्टम नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर फीवर है या आप जैसे पेन है, फीवर सबसाइड फॉर लॉन्गर टाइम है, तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट मतलब वहां पर डॉक्टर की सहायता से कुछ एंटीबायोटिक दी जा सकती है, साथ ही साथ कुछ लोकल ऑइंटमेंट दी जा सकती है, लाइक वो डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन हाउ मच इज दी यू कैन से द इंजुरी, उस हिसाब से दिया जा सकता है। और स्टिल अगर कभी कभी एंटीबायोटिक से भी अगर समझ लीजिए फीवर वगैरह या कभी कभी कम ना हो, या स्टिल अगर वुंड देखा जाए तो स्टिल इन्फेक्टेड लग रही हो, तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर प्रोबेबली कुछ स्वैब टेस्ट भेजते हैं, या फिर जरूरत पड़ी तो लाइक अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी भी करने के लिए एडवाइस की जा सकती है। ठीक है। और पेट ट्यूब को क्लीन रखने के लिए जैसे मैंने कहा है कि हैंडल करने के पहले हमेशा हमें हैंड क्लीन करना है विद सोप वाटर, प्लस जो भी पेट ट्यूब होती है उसको हमेशा, वो जो साइट होती है उसको हमेशा ड्राई एंड इन ओपन एयर रखना है। ड्रेसिंग सिर्फ इनिशियल डेज में जरूरत होती है, बाकी टाइम पे जरूरत ना पड़ती नहीं है। और कोई भी तरह का ड्रेसिंग मत लगाइए जब तक कि वहां पे लीकेज नहीं है तब तक के लिए। ठीक है। अभी पेट ट्यूब के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पेट ट्यूब जो है डलवाई जाती है इसीलिए ऑब्वियसली कि जब वेट लॉस होता है, देयर इज अ डिस्फेजिया है, वो कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं, साथ साथ स्ट्रोक केसेस है या अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। तो जब पेट ट्यूब डलवाई जाती है तो फर्स्ट थिंग इज मोस्ट, जब हमें हाइड्रेशन अच्छे से मिल सकता है। सेकेंड थिंग, टू मेंटेन दी लाइक वेट, एज यू कैन से जो वेट लॉस देखा गया है बिकॉज ऑफ डिस्फेजिया, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। प्लस मेडिकेशन भी जो है, हम मेडिकेशन भी सेफली दे सकते हैं पेशेंट को उसके थ्रू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेट ट्यूब का एडवांटेज टू प्रिवेंट दी एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जैसे मैंने अभी पहले आपको समझाया था, एस्पिरेशन मतलब कोई भी फूड पार्टिकल इंस्टेड ऑफ आर लाइक यू कैन से जीआई ट्रैक्ट, इट मे गोज टू दी रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब उस वजह से एस्पिरेशन होना और एस्पिरेशन निमोनिया, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं डिसऑर्डर्स में। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेट ट्यूब का एडवाइस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर पेट ट्यूब डलवाई जाती है तो ये रिस्क है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डिसऑर्डर में जैसे कि स्वॉलिंग इश्यूज है, जैसे मैंने बताया भी चोकिंग है, तो ऑब्वियसली वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टू मेंटेन द वेट है, जो फटीग लेवल जो लगता है वाइल ईटिंग, उसे हम कम कर सकते हैं। प्लस टू रिड्यूस द मील टाइम ऑल्सो, जैसे कि मैंने पहले बताया था अगर खाना खाने का समय अगर मोर देन 30 मिनट्स है तो ऑब्वियसली पेट ट्यूब की सहायता से इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाएगा, प्लस जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम होता है। प्लस इट विल हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस यू कैन से विद द डाइट न्यूट्रिशन ऑल्सो, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर द पेट ट्यूब जब हम डलवाते हैं उसके टाइम पे। ओके, सो कोई पेशेंट पेट ट्यूब नहीं भी डलवाना चाहते हैं भी, उसका रीजन ये भी होता है क्योंकि थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई ये सर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत बड़ी प्रोसीजर है, तो फिर हम ना करवाए करके, बट इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर एक्चुअली। देखा जाए तो ये 30 to 40 मिनट्स में हो जाती है, और करते समय भी जनरली डॉक्टर लोकल एनेस्थेशिया देते हैं या सम माइल्ड सेडेशन देते हैं,
बट अगर कोई डिसऑर्डर में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यू ज़्यादा है, तो ये जो प्रोसीजर है हम सिंपली उन्हें लोकल एनेस्थीसिया दे के कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बिग प्रोसीजर नहीं है जिसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी किसी को उस चीज़ के साइड इफेक्ट लगते हैं, इस वजह से कोई पॉसिबिलिटी है कोई लोग नहीं करवाना चाहते हैं, या कभी कभी जैसे मैंने अभी इन्फेक्शन के बारे में बताया है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, इस वजह से भी लोग शायद से पेट ट्यूब करवाना नहीं चाहते हैं। पेन डिस्कम्फर्ट होता है, इस वजह से भी प्रॉबेबली शायद से पेशेंट ये प्रोसीजर ना करवाना चाहे पेशेंट के लिए। अभी पेट ट्यूब अगर डलवाते हैं तो वो भी एक सवाल है कि भाई हम पेट ट्यूब कब निकाल सकते हैं। आइडियली देखा जाता है कि पेट ट्यूब अगर निकालना है तो वो प्रोबेबली एक 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के स्पैन में निकाली जा सकती है, बट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी और आप आपके जो डॉक्टर है उनकी सहायता से ही आप ये डिसीजन लेंगे। बिकॉज अगर पेट ट्यूब के 6 महीने के पहले समझ लीजिए कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी तरह के अदर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं तो वो पेट ट्यूब प्रोबेबली निकाल के हमें री इंसर्ट करवाना जरूरी पड़ सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एट दैट टाइम। पर आइडियल टाइम बताया जाता है 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के स्पैन में किया जा सकता है, चेंज की जा सकती है। पेट ट्यूब जब निकालते हैं तब वो भी सिंपल प्रोसीजर है, ऐसे कोई नहीं, लाइक निकालते समय हल्का एक थोड़ा टेंडरनेस होता है जहाँ पे इंसिजन लिया होता है, बट बाद में उसका कोई सा ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ओके, और एक सवाल भी रहता है कि जैसे कि पेट ट्यूब डलवाने के बाद स्टिल मैं मुंह से खा सकता हूँ या नहीं, या खा सकती हूँ या नहीं। डेफिनेटली आप ले सकते हैं अगर ओरली, बट उसके पहले आपको आपके स्पीच पैथोलॉजिस्ट से, आपके डायटिशियन से एंड ऑब्वियसली आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि इंस्पाइट ऑफ द पेट ट्यूब ओरली आप क्या क्या ले सकते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से डाइट दे सकते हैं। हाँ, प्रोबेबली अगर आपकी कंडीशन अगर ज़्यादा है पेशेंट की, आई मीन उसे उसमें नहीं ले पाएंगे तो प्रोबेबली वो एडवाइस भी नहीं करेंगे, बट वो भी जो है ये सब कुछ फाइनली आपके जो डॉक्टर है, जैसे मैंने बताया स्पीच पैथोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनल एंड आपके जो मेन डॉक्टर है उनकी सहायता से आपको ये आगे डिसीजन लेना जरूरी होता है। ठीक है, अभी पेट ट्यूब के थ्रू हम क्या क्या दे सकते हैं। पेट ट्यूब के थ्रू ऑब्वियसली आप फॉर्मूला भी होते हैं फिर वो दे सकते हैं, बाकी भी जो कुछ लाइक मेडिसिन भी दे सकते हैं आप पेट ट्यूब के थ्रू, लाइक इन द लिक्विड फॉर्म ऑल्सो। कुछ मेडिसिन होती है आपको जस्ट वेरीफाई करना होता है कि थ्रू क्रश करके हम दे सकते हैं या नहीं, कुछ मेडिसिन पे लिखा भी होता है, तो अकॉर्डिंगली देन यू कैन टेक ए डिसीजन अबाउट द पेट ट्यूब कि हम पेट ट्यूब को किस फीड देते समय क्या क्या हम में दे सकते हैं नहीं दे सकते। अभी पेट ट्यूब जब देते हैं उस टाइम पे 2 तरह का फीडिंग दिया जा सकता है। एक तो होता है बोलस। बोलस मतलब जैसे कि एक फॉर्मूला मिल्क होता, ये फॉर्मूला फीड होता है जो सिरिंज में हम डाल के डायरेक्टली देते हैं। जब कभी भी फीड दिया जाता है ऑलवेज यू हैव टू होल्ड द सिरिंज। समझ लीजिए अगर मैं अगर बैठी हूँ ऐसी हूँ और पेशेंट को फीड देना है तो ऑलवेज यू हैव टू होल्ड इट हाई, सिरिंज हो या बैग की सहायता से अगर आप देना चाहते होंगे तो, बिकॉज विद द ग्रेविटी फ्लो से फीड अच्छी तरह से मोर फास्टर इट विल बी गिवन। ऑब्वियसली अगर आप नीचे के साइड में पकड़ोगे तो फिर फीड विल गो इन अ लो स्पीड। तो हमेशा जब देखते हैं उस टाइम पे भी फीड को आपको यू हैव टू होल्ड लाइक दिस, आइदर सिरिंज होती है ट्यूब को अटैच या फिर अगर बैग भी होती है जो कनेक्ट होती है पेट ट्यूब के यहाँ पे, तो आप इस तरह से आप दे सकते हैं। प्लस कुछ कंटिन्यूस फीड भी होती है जिसमें पंप होता है विच विल गिव यू द कंटिन्यूस फीड। और जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि हमेशा कभी भी जब फीड देते हैं तो उस टाइम पे यू हैव टू सिट एटलीस्ट 30 to 45 डिग्री एंगल with any feed, or after the feed also you have to sit for at least 30 minutes just to prevent any kind of like you can say the reflux disorder, you can say like that। ठीक है, पेट ट्यूब के साथ जैसे मैंने बताया फॉर्मूला फीड दे सकते हैं, वाटर जूस होगा वो भी दे सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन दे सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते होंगे दवाई वगैरह वो सब दे सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग हर एक फीड दे सकते हैं पेट ट्यूब के साथ। ठीक है, अभी पेट ट्यूब जो भी देते हैं जनरली इन एएलएस स्पेसिफिकली अब हम जो बात कर रहे हैं एएलएस डिसऑर्डर में पेट, ऐसा रिसर्च में भी बताया गया है कि जितना जल्दी अगर आप पेट ट्यूब डालोगे अगर जरूरत है, मतलब ऑब्वियसली उस देखा जाता है कि सर्वाइवल रेट भी जो होता है पेशेंट का वो ज्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द यू कैन से like dysphagia, because of difficulty in swallowing, obviously patient is not able to take enough amount of food,
एंड देर आर रिस्क होता है कि एस्पिरेशन निमोनिया ऑल्सो। उस वजह से अगर जितना जल्दी अगर पेशेंट की नीड है वो पेक ट्यूब डलवाने की, तो प्लीज उस टाइम पे वो पेक ट्यूब डलवाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, वेट लॉस भी एक है जो चीज मैंने बताई थी कि वेट लॉस भी अगर होता है तो ऑब्वियसली वेट लॉस अगर मोर देन 10% ऑफ योर बॉडी वेट है, 5 to 10%, तो उस टाइम पे भी आपको पेक ट्यूब के बारे में सोचना जरूरी है। तो ये सब चीजें बताई जाती है। तो थैंक यू सो मच। आई होप सो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद साबित हुई होगी। आपको और इस रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो आप asha@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट क्लेरिफाई योर डाउट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching the information which I have told you. Thank you so much. Thank you.